हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत क्लासेस। तो दोस्तों, आज जो है आप ही बच्चों के डिमांड पे मैं JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को एक ही शॉर्ट पे करवाऊंगा। ये मैं JKSSB सुपरवाइजर के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक। और मैं आपको बोलूँगा कि इस तक की लिमिटेड रहना, जो स्पेशली नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी आपका इस वक्त सबसे एज रहने वाला है ये वीडियो, राइट। तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा सेक्शंस की तरफ मत जाइएगा, है ना, कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस याद करूँ, दिक्कत करेगा ये एग्ज़ाम में आपको, ठीक। मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताना कि इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर किसके पास है। रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर किसके पास है? तो बच्चा याद रखना, रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, राइट। और बच्चा याद रखना, पार्लियामेंट में क्या है आपके, किससे मिलके बना है? प्रेसिडेंट, है ना, उसके बाद आपका लोकसभा और उसके बाद आपका राज्यसभा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? याद रखना, दिस इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, your Lok Sabha and Rajya Sabha, and Parliament is a legislative body and Parliament is the only authority, ठीक है ना, who has the power to reorganize any state। अब ये किस में मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकता? कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं तो बताया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिक्र किया इसका पार्ट 1 पे बच्चा, क्या किया? पार्ट 1 पे जिक्र किया। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसका टाइटल ही ये है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और बच्चा इसमें बताया गया है, किसमें बच्चा? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 1 to 4, यानी 1 2 3 4 आर्टिकल्स आते हैं। अब आर्टिकल 3 में बात की है, क्या? आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में बात की है कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, मतलब एक नई स्टेट बनाने को या एक नई यूनियन टेरिटरी बनाने को पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। देखिए बच्चा, सुनिएगा, पार्लियामेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट का बच्चा क्या कर सकता है? एरिया डिमिनिश कर सकता है, मतलब एरिया कम कर सकता है, या उसका एरिया बढ़ा सकता है, या उसका एरिया इंक्रीज कर सकता है, या उस स्टेट का नाम बदल सकता है। इट कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। वो स्टेट का क्या कर सकता है? नाम बदल सकता है। और साथ में बच्चा एक और चीज आपने याद रखें, एरिया डिमिनिश, एरिया इंक्रीज या नेम ऑफ द स्टेट बदल देंगे। या मेरे दोस्तों याद रखिएगा, दो स्टेट को जोड़ के, टू स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट, राइट। और बच्चा एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट्स भी बना सकता है और दो यूनियन टेरिटरीज भी बना सकता है। और ये कर चुका है ना, J&K स्टेट को बच्चा आपका क्या करके तोड़ के क्या बनाया? दो, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, व्हाट? अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को इस तरीके से बदल सकता है। ये आर्टिकल 3 में मेंशन्ड है। लेकिन पार्लियामेंट को इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसको बदलना चाहता है तो उसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सपोज करो कि अब J&K को वापस यूटी से बच्चा क्या बनाना चाहते हैं? आपका मेरे दोस्तों बनाना चाहते हैं वापस स्टेट, तो वापस एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसका नाम होगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। सपोज कर लेते 2024, ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। अब ये बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? दोनों हाउस, बोथ हाउसेज हैव द इक्वल पावर। बच्चा ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं तभी बोल रहा हूं आपको, बोथ हाउसेज हैव द इक्वल पावर। लोकसभा भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन दोनों हाउसेज को बिफोर इंट्रोडक्शन, अपने हाउसेज में इंट्रोडक्शन करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रायर रिकमेंडेशन, क्या? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट अगर आप ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। और प्रेसिडेंट बच्चा आपका रिकमेंडेशन देने से पहले उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछेगा। क्या? उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछेगा जिस स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने वाले। अब अगर उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हां करे या ना करे, ही इज नॉट बाउंड टू लिसन टू देम। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तक उसने पहुंचाया कि हम रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलती है हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि ये ना हो, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, इनकी बात माने या ना माने।
अगर ये ना करे तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, आपका स्टेट रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ये सब किसमें मेंशन्ड है, आर्टिकल 3 में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। अब बच्चा आर्टिकल 4 क्या बोलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि भाई आपका कभी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के रिलेटेड जो भी बिल आएगा उसको अगर आपने पास करना है तो उसको ना माना जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है। इट इज नॉट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। तो इसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना कंसीडर किया जाए। यानी कि ऐसे बिल को पार्लियामेंट से पास होने के लिए बच्चा आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। ये है आर्टिकल 4 बोलता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि भाई इन बिल को पास होने के लिए जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोकसभा या राज्यसभा, अब ये पास तभी माना जाएगा, ये बिल से एक्ट लॉ तभी बनेगा जब ये दोनों क्या करेंगे, बाय सिंपल मेजॉरिटी इसको पास कर देंगे, वोट दे देंगे। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी बच्चा? आपका मोर देन क्या, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, 50% मतलब अगर बाय चांस इसमें 250 मेंबर्स होते हैं टोटल, है ना, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, ओनली 150 आर प्रेजेंट एंड 20 बोल रहे हैं दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, कि हम वोट नहीं करेंगे। बचे कितने वोट करने के लिए? 130 का मोर देन 50% चलेगा। क्या 130 का मोर देन 50% अगर वोट कर दिया तो इट इज डीम्ड टू बी पास बाय राज्यसभा। सेम राज्यसभा से पास होकर जाएगा तो कहां जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा को भी सिंपल मेजॉरिटी से ही क्या कर रहा है भैया, आपका इसको पास करना है। पास कर दिया, फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को इसको असेंट देनी है, प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा जैसे ही, तो बच्चा ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो अब सुनिए ध्यान से, J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमित शाह। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमित शाह ने। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। याद रखना कब, आपका 5 अगस्त 2019, उसी दिन ये पास हुआ। 6 अगस्त को 2019 को ये बिल राज्यसभा से पास होकर कहां पहुंचा? लोकसभा में, और लोकसभा ने भी इसको सेम डे पास किया। 9 अगस्त को मेरे दोस्तों ये आपका किसके पास पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने इसको हामी भरी और ये बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया मेरे दोस्तों। बट ये बिल लागू, ये एक्ट लागू नहीं है। कानून कब बन गया? 9 अगस्त 2019 को, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया बच्चा? 31 अक्टूबर 2019 को। बताइएगा मुझे, 31 अक्टूबर 2019 इज सेलिब्रेटेड एज, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा बच्चा। अब आपको ये बेसिक क्लियर हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें हाई चांसेस है कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं, इसमें हाई चांसेस है कि आपको इसमें से क्या आ जाए बच्चा, क्वेश्चन आ जाए। ये बेसिक है जो आपको याद रखना है, ठीक। अब सुनो, अब क्या है, अब आपको पूछे कोई कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें टोटल 14 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स। कितनी सेक्शंस है, कितनी धाराएं हैं? धाराएं हैं 103। और कितने शेड्यूल्स हैं? 5 शेड्यूल्स। याद कर लो, रट लो इसको। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स। कितनी सेक्शंस? 103 धाराएं। और कितने शेड्यूल्स हैं? 5 शेड्यूल्स हैं। अब ये सारा याद करोगे, मैं बोल रहा हूँ 2 साल भी लगे रहोगे ना याद करने में, वापस भूलेगा। हम इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, राइट, मैं मूव कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा। देखिए, सीधा सीधा मैंने पार्लियामेंट का कानून खोल दिया यार, क्या टेंशन ले रहे हो आप, बेयर एक्ट खोल दिया मैंने, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। क्या बोला यहाँ पे? पार्ट 1। पार्ट 1 क्या बोल रहा है? प्रिलिमिनरी। मतलब प्रिलिमिनरी का मतलब क्या कि इसमें तो पहले टाइटल मेंशन्ड है, कि टाइटल क्या है? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आपको याद रखना,
सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट। टाइटल क्या है? JK रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019। कौन से पार्ट में मौजूद है? पार्ट 1 में। बाकी छोड़ दो, बाकी डेफिनेशन मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्टिनेंट जनरल? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है? ये नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। चल रहा हूं मैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज बच्चा दिस पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में बच्चा बोला गया है कि भाई सेक्शन 3 धारा 3 बोल रही है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन हो चुकी है, बट विदाउट विधानसभा, लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बच्चा अर्स्टवाइल फॉर्मर JNK से निकाल के 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो किसके अंडर आ जाएंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कारगिल एंड लेह। बच्चा याद रहेगा, लेह और कारगिल में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे? पर लेह और कारगिल किसके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे? आप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। पहले किसकी थी? आपकी स्टेट JNK स्टेट की। ये किसमें बोला? आपका सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, कि भाई साहब आपकी जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चा पार्ट 2 में 2 सेक्शंस मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। फर्स्ट सेक्शन और बच्चा थर्ड सेक्शन और सेक्शन 4। थर्ड सेक्शन क्या बोलता है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। फोर्थ सेक्शन क्या बोलता है कि भाई स्थापना हो चुकी है किसकी? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, बट विद लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर हो गया? इसको नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बच्चा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। चल रहे हैं आगे, 7 को छोड़ दीजिए, आ रहा हूं मैं पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 3 में आ रहा हूं। पार्ट 3 में क्या बोला बच्चा? 8 शेड्यूल बोला। 8 शेड्यूल जो है आपका, सॉरी धारा 8 सेक्शन 8 बोल रहा है 4th शेड्यूल का क्या होगा? अमेंडमेंट होगा। अब देखिए बच्चा, इस बात को समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है। कितने? 12 शेड्यूल। पहला शेड्यूल क्या बोलता है? फर्स्ट शेड्यूल बोलता है आपका नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, बोलता है ना। पूरी लिस्ट मिलेगी आपको कि स्टेट कौन सा, उसका टेरिटरी कहां तक फैला हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, 2019 से पहले जो JNK की टेरिटरी थी वो डिमिनिश हुई? अब जो यूटी ऑफ JNK है उसका एरिया कम हुआ कि उसका एरिया जो है वो कहां चला गया? आपका मैक्सिमम यूटी ऑफ लद्दाख में। तो अब क्या 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट आएगा नहीं आएगा? बच्चा सेक्शन 8 ये बोलता है, याद रखिए, अंडर पार्ट 8 सेक्शन 8 ये बोलता है कि भाई साहब 4th शेड्यूल की क्या होगी भैया? अमेंडमेंट होगी। 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 4th शेड्यूल क्या है? 4th शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्या बोलता है कि भाई किस तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सीट्स एलोकेट की जाएंगी? कहां पे बच्चा? आपके काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में। और आपको याद रखिए कि जब एरिया डिमिनिश हुआ तो ऑब्वियसली सीट्स में भी क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो 4th शेड्यूल को अमेंड करना पड़ा। कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 8 में लिखा है। बस मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? मैं चल रहा हूं बच्चा आगे। देखो अब आपका क्या लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। तो बच्चा इसको आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? आपका सेक्शन 10 पार्ट 3 में आ रहा है। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या हो गया? लोकसभा। बोला जा रहा है कि अब पहले जो है कितनी सीट्स होती थी? 6 सीट्स होती थी। किसके पास? 2019 से पहले JNK के पास। अब JNK को जैसे हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया तो 5 सीट्स लोकसभा में किसको रहेंगी? आपकी JNK को। 1 सीट कहां चली जाएगी? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। क्लियर हो गया? तो कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन 10 बोल रहा है। सेक्शन 10 बोल रहा है कि लोकसभा में अब 5 सीट्स किसको जा रही है बच्चा? आपकी JNK को। और 1 सीट किसको जा रही है बच्चा? आपकी लद्दाख को जा रही है। क्लियर हो गया? समझ के? सेक्शन 11 बोलता है कि अगर ये जब करना है तो डीलिमिटेशन करनी पड़ेगी, है ना। एरिया को डीलिमिट करना पड़ेगा। आपको पता है पीछे चल भी रहा था, डीलिमिटेशन करने का जो आपका राइट है वो किसके पास है मेरे दोस्तों? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा? आपका डीलिमिटेशन करेगा। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, ठीक, आप छोड़ दीजिए। सिर्फ इसमें एक बात याद रखिए कि डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? आपका सेक्शन 11 है। याद रहेगा, खत्म कहानी, बच्चा ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। नो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चा क्या सेक्शन 13, ये क्वेश्चन आ सकता है, आई एम टेलिंग यू। बच्चा देखो, पुदुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी की एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन कैसे चलता है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 कैपिटल ए में, कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो बच्चा याद रखिए कि बोला है कि जेएंडके को एडमिनिस्टर करने के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके को कैसे चलाया जाएगा, सेम प्रोविजंस जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में फॉलो किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 239 कैपिटल ए, वही प्रोविजंस जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। कौन से आर्टिकल ने बोला, कौन से सेक्शन ने बोला, सेक्शन 13। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ आ गया। अब देखो सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि भाई आपका 239 के अंडर, आर्टिकल 239 के अंदर आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जेएंडके राइट नाउ, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239A, इट इज मेंशन्ड इन 239A नहीं 239, ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 14। बच्चा याद रहेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चे इसके साथ साथ क्या बोला है कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसको दी जाएगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दी जाएगी। बच्चा सिर्फ दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे आपको क्या मिलेगा, द यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। पुदुचेरी में तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा। एक है आपका मेरे दोस्तों क्या, दिल्ली, और एक है आपका जेएंडके। शायद इस बार जो है जेएंडके में आपको इलेक्शंस देखने को मिले इसी लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके। बच्चा अब देखो बोला जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीट्स कितनी हैं, 107, लेकिन डिलिमिटेशन करने के बाद ये जो सीट्स हैं वो कितनी चली गई है बच्चा, 114 चली गई हैं। 114 में से मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे 24 सीट्स जो हैं वो कहाँ हैं, आपके पीओके में, है ना, दैट कश्मीर विच इज एडमिनिस्ट्रेड अंडर व्हाट, बाय पाकिस्तान, इलीगली एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। और दूसरा क्या आ गया मेरे दोस्तों, आपका 90 सीट्स, 90 सीट्स जो हैं वो आपको क्या है, यूटी ऑफ जेएंडके में है। इसके अलावा 5 जो है वो नॉमिनेटेड सीट्स होंगी। क्या होंगी, 5 क्या होंगी, नॉमिनेटेड सीट्स होंगी। याद रखिएगा, इनमें से 7 सीट्स जो हैं वो किसको दी जा रही हैं, एससी को, और 9 सीट्स जो हैं वो किसको एलोकेट की गई हैं बच्चा, आपकी एसटी को एलोकेट की गई हैं। तो टोटल जो है आपकी कितनी सीट्स होगी बच्चा, आपकी 119 सीट्स होगी। 119 में से 114 क्या रहेंगी, इलेक्टेड सीट्स रहेंगी। लेकिन 114 में से 24 सीट कहाँ पे आपकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और 90 सीट्स कहाँ पे आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके व्हिच इज अंडर व्हाट, योर यूनियन गवर्नमेंट, और अंडर इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। यू गॉट इट, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है, मैं चल रहा हूं आगे, ठीक। इसमें बाकी कुछ अब देखिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इस बार जो है आपका पास किया था सेक्शन 14 क्लॉज, सेक्शन 14 क्लॉज 6, सेक्शन 14 ऐसे लिखा हुआ होगा आपके एग्जाम में, सेक्शन 14 क्लॉज 6। ये किसके साथ डील करता है, ये बोलता है कि एससी और एसटी की सीट्स जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके में रिजर्व होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन। क्या, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, है ना, उनका क्या होना चाहिए, आपका सीट रिजर्व होना चाहिए। और मेरे दोस्तों आपकी याद रखिएगा 7 सीट किसको दी है, शेड्यूल कास्ट को, और मेरे दोस्तों 9 सीट किसको दी है, शेड्यूल ट्राइब को। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू रिमेंबर, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, जो आपको बहुत जरूरी है, मैं अभी बता दूं आपको। यस, ठीक है बच्चा, 43 सीट्स जो है याद रखना लेजिस्लेटिव असेंबली की, 43 सीट्स किसके पास हैं, आपकी जम्मू डिवीजन, और 47 सीट्स कहां पे, आपकी कश्मीर में बचा। ये बात याद रखना, 43 सीट्स जम्मू डिवीजन और 47 कहां है, आपकी कश्मीर डिवीजन। ये याद रहेगा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है, मैं चल रहा हूं आगे। इसको छोड़ दीजिए, इसको बस मत जाइएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा है, ये कुछ नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन याद रखिएगा कि सेक्शन 15 में बोला है कि अगर इलेक्शन के दौरान वुमेन जो हैं बच्चा, उनका प्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उतना नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, देन योर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएंडके हैज द राइट टू नॉमिनेट 2 वुमेन्स। याद, तब जब वुमेन इलेक्शंस के टाइम पे अगर चुनाव हुआ, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में जब एमएलएस आए और अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है, देन लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नॉमिनेट
टू व्हाट वुमेन एज व्हाट द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बचा याद रहेगा, क्वालिफिकेशन को मारो गोली। बचा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं? सेक्शन 17 ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन इससे पहले 2019 से पहले 6 साल होती थी। अब जो है ड्यूरेशन क्या कर दिया बच्चा? 5 साल कर दिया। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ के? अच्छा बच्चा, हमने जो है पार्लियामेंट में पढ़ा ही होगा, सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरॉग करना मतलब पूरा खत्म करना, या बच्चा लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना? डिसॉल्व करना। ये किसके हाथ पे रहेगा बच्चा? देखो क्या बोला है, द गवर्नर। गवर्नर मतलब द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, इसको याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है, हु समन्स, हु हैज द पावर टू समन्स द सेशंस और प्रोरॉग द सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप आंसर देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर सेक्शन 18। बच्चा याद रहेगा। स्पीकर को नहीं पढ़ो, अभी नहीं टाइम है, हम नहीं वेस्ट कर सकते टाइम। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोड़ दीजिए ना, ये नहीं करेंगे हम। ये आपको स्किप करना पड़ेगा बच्चा। ये अगर आप करने पे आए तो मैं आपको बोल रहा हूं मारे गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके अगर आप ये चीजें करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है, छोड़िए। मैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही बताना चाहता हूं कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बच्चा बजट मत भूलिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द बजट ऑफ J&K, इन विच सेक्शन of J&K Reorganization Act 2019 budget of Union Territories mentioned, which is also known as annual financial statement, that is section 41। बच्चा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा ये किसका काम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे क्या रखा करेगा बच्चा? इसको रखा करेगा हर साल, इसको बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किसकी बच्चा? यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K के अंडर सेक्शन 41। इसको याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में डाल लेना, ठीक है। गोली मार दीजिए, ये नहीं करेंगे हम। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ, ये फैटल होगा, दिस विल बी अ फैटल फॉर अस राइट नाउ अगर हम इसको करने पे आए। बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको दिमाग में याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हम कौन कौन सी लैंग्वेज जो हैं अडॉप्ट करेंगे और कौन कौन सी लैंग्वेज जो है यूज की जा सकती है ऑफिशियल पर्पस के लिए। वेयर इट इज मेंशनड इन सेक्शन 47। मुझे जल्दी जल्दी लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है J&K की। फटाफट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलता हूं मैं आगे, चलता हूं। नहीं, अच्छा ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो सेक्शन 52, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू व्हाट? योर promulgate ordinances। बच्चा देखो ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस आर टेम्परेरी लॉज। बाई चांस जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे अभी नहीं है, तो कानून बनाने की पावर किसके पास है? दिस पावर, दिस लॉ मेकिंग पावर लाइज विथ व्हाट? योर लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड इट इज मेंशन्ड इन व्हाट? सेक्शन 52। सेक्शन 52 में ये बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन मेक ऑर्डिनेंसेस when legislative assembly is in recession। देखो ना अभी चल रहा है ना, जैसे legislative assembly नहीं है, तो section 52, this is important, क्वेश्चन आ सकता है, this could be asked, right? छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, not important, छोड़ दीजिए, ड्यूटीज नहीं, yes this is important बच्चा। section 57, सेक्शन 57 में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पहले होते थे ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी हमारी, ठीक, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, सॉरी शायद मुझे लगता है मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया है। तो यार फिर सेक्शन 57 में ये मेंशन किया है कि अब जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। क्लियर हो गया? बस सेक्शन 57 दिमाग में डाल के रखना है। यस बच्चा, पार्ट 4 और सेक्शन 58 बचा, बोला है कि भाई आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, वो कौन उसको अपॉइंट करेगा? वो अपॉइंट करेगा बच्चा आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, याद रखना। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और सेम अप्लाइज टू व्हाट? योर, मेरे फ्रेंड, आपका किसके लिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ J&K। यूटी ऑफ J&K का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा बच्चा? आपका प्रेसिडेंट करेगा अंडर आर्टिकल 239। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं आगे। नहीं चाहिए, सिंपल सा याद रखना। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां मेंशन्ड है? 60 में, सेक्शन 60, थोड़ा सा सेक्शन 60, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, नहीं, जाने दीजिए,
ये नहीं करना है अभी हमने, नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। ये जब हम हमारे पास बहुत, जब एग्जाम पास हो ना तो हम ऐसी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत फैटल होगा। यस, पार्ट 8 में सेक्शन 75 क्या बोल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट विल बी अ कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन व्हाट, यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। किसमें मेंशन्ड है? सेक्शन 75 में मेंशन्ड है, बस और कुछ नहीं। पार्ट 8 सेक्शन 75, दैट्स इट। नोट करते रहना जो साथ में बोल रहा हूं मैं, ठीक है? बाकी छोड़िए, नहीं नहीं नहीं। यस, पार्ट 9 बचा, सेक्शन 79, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। नाउ हु इज दिस एडवोकेट जनरल? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है बच्चा आपका एडवोकेट जनरल, लेकिन पूरे यूनियन का, इंडियन का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है पूरे इंडिया का? उसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अब बच्चा एडवोकेट जनरल कैसे अपॉइंट होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा? ही विल बी अपॉइंटेड बाय बच्चा क्या, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा एज अ एडवोकेट जनरल? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ द हाई कोर्ट, है ना? उसकी क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन अगर उसमें है तो ही विल बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल ऑफ व्हाट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय योर मनोज सिन्हा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK अंडर सेक्शन 79। चलें आगे, चलते आगे, अब चलते। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है भाई, छेड़ना ही नहीं है। नो नो, नॉट एट ऑल, नो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि बोला गया है पार्ट बच्चा क्या आ रहा है आपका 12th, पार्ट 12 में क्या बोला गया? सेक्शन 85 में एडवाइजरी कमेटी के बारे में बोला गया कि हर 90 दिनों के बाद, दिखा हुआ है ना, 90 दिनों के बाद क्या होगा बच्चा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक कमेटी अपॉइंट करेगी, ठीक है? एक्सपर्ट्स होंगे जो ये देखेंगे कि भाई इस कानून की इंप्लीमेंटेशन के बाद कितना बदलाव आया है, ठीक है? क्या बदलाव आए, क्या इश्यूज अभी भी चल रहे हैं जिसको हम कैटर कर सकते हैं, और आगे क्या क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। ये एडवाइजरी कमेटी जो है एडवाइस देगी किसको बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा यहाँ पे सर्वे करने के बाद अंडर सेक्शन 85। क्लियर है? चल रहा हूं मैं आगे। नहीं नहीं, नो 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 नो, छोड़ दीजिए। नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं। अब देखिए जो मैं आपको बोलूँगा वही करना है। टाइम कितना हुआ हमारा? आधा घंटा भी नहीं हुआ, देख रहे हो? आधे घंटे में हमने मिनिमम बचा। देयर आर 5 शेड्यूल्स। क्या? देयर आर 5 शेड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो 5 शेड्यूल्स में से जो पहला शेड्यूल है वो किसकी बात करता है कि भैया हमारे राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में कौन कौन से सिटिंग मेंबर्स हैं। तो अगर आपको देखना है कि हु आर द सिटिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम JNK, हु आर द सिटिंग मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम JNK, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शेड्यूल 5 में देखने को मिलेगा। अभी ये सब नहीं है बच्चा, सब निकल गया, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा। उसके बाद आपका शेड्यूल सेकंड में क्या बोला है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात की है। अब आपको पता है बच्चा, अनंतनाग को जोड़ के किसके साथ रख दिया है? राजौरी, पुंछ के साथ, है ना? 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी भी हैं, लेकिन अनंतनाग पहले अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है? और हम जो हैं बच्चा आपके किस में आते थे? जम्मू कॉन्स्टिट्यूशन में आते थे, राजौरी और पुंछ, उसको तोड़ दिया है और किसके साथ चला गया? अनंतनाग के साथ चला गया। तो आपको देखना कि कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब MP के इलेक्शन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चा? शेड्यूल सेकंड में। मेरी बात क्लियर हो गई? चल रहा हूँ मैं आगे, चल रहा हूँ मैं आगे, चल रहा हूँ। थर्ड शेड्यूल में बात की है बच्चा किसकी? आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब MLA की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बच्चा, याद रहेगा? तो ये लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, बस याद रखिए लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहाँ मेंशन है? 3rd शेड्यूल में। पार्लियामेंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहाँ मेंशन है? 2nd शेड्यूल में। MPs कौन कौन होते हैं राज्यसभा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं JNK को, किसमें मेंशन है? 1st शेड्यूल में। मेरी बात क्लियर? डन 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 डन। चलो ये बहुत लंबा है, चल भाई, चल जा। अब आ गया बच्चा 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल डील्स विद द ओथ एंड अफर्मेशन, राइट? मैं अगर बच्चा लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मुझे ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है?
कि मैं भारत की अखंडता को, स्वतंत्रता को, एकता को बनाए रखूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक, तो ओथ एंड एफर्मेशन जो है, ओथ और एफर्मेशन के बारे में कहाँ जिक्र किया गया? 4th शेड्यूल में जिक्र किया गया बच्चा। ठीक है, और 5th शेड्यूल में क्या बोला है? 5th शेड्यूल में ये बोला है कि कौन कौन से बच्चा लॉज हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टाइम पे थे, जब J&K स्टेट होती थी, वो एप्लीकेबल रहेंगे। कौन से सेंट्रल लॉज हैं जो अब एप्लीकेबल हो चुके हैं, और कौन से लॉज हैं जो स्टेट में जो अब एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। जैसे आपको पता हो, RTI एक्ट हमारा अपना होता था 2009। क्या, इसको साफ कर देता हूं, RTI एक्ट 2009, इसको एब्रोगेट कर दिया गया है। इसकी जगह सेंटर का RTI आया, RTI एक्ट 2005। ये चीज़ें हमें याद रखनी है बच्चा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सिर्फ यहीं से मेरे दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाएं। दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इसको इतना ही याद रखिएगा, इतना भी कर लोगे, 2 बार इसको रिवाइज कर लो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इसमें से निकल जाएंगे। और जब क्वेश्चंस निकलेंगे तो वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिएगा, याद रखिएगा। और साथ में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ओनली ₹99, द मंजिल भारत ऐप में बचा, द मंजिल भारत ऐप में आपको हमारा क्या मिलेगा दोस्तों? टेस्ट मिलेंगे, 5 टेस्ट बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तैयार है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। उसको जाके आप खरीदे 99 रुपीज़ में 5 टेस्ट, और प्लस आपको स्पेशलाइजेशन के पूरे नोट्स जो हैं वहाँ पे मिलेंगे। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाना मत भूलें। अगर चाहते हो कि नेक्स्ट जो आप टेलीग्राम पे, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ पे जो नए बच्चे जिन्होंने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जो बच्चे मुझे नए टॉपिक के बोल रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि उन बच्चों तक चैनल पहुँचाएं जिन तक अभी नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचाओगे, आने वाले टाइम पे अगर 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो बच्चा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर चाहते हो कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाऊँ एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली महिलाएं जो हैं तैयारी कर रही हैं, फटाफट इसको क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे काम, आराम से पढ़ें, मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लें, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।